हेलो एवरीवन, दिस इज आकांश और आज की इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया के अलग अलग देश अपनी इकोनॉमीज, कल्चर और ट्रेड को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन यूएसए में जॉब कर रहा है तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। या फिर अगर तुम इंडिया में बैठकर किसी दूसरे देश की कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल होता है एमएनसीज का, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। सो अब देखते हैं कि ये एमएनसीज क्या होती हैं। सो एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है। ये कंपनीज अपने ऑफिस, फैक्ट्रीज उन जगहों पर सेटअप करती है जहाँ पर इनको ईजिली लेबर और रिसोर्सेज मिल जाती हैं, ताकि उनको ये रिसोर्सेज और लेबर चीपली अवेलेबल हो सके, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अमेरिकन कंपनी को इंडिया या चाइना में सस्ता लेबर मिलता है तो वो अपनी फैक्ट्री वहां पर सेटअप कर सकती है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना है। सो इसके पहले तुमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। जब पैसा किसी लैंड, बिल्डिंग, मशीन या फिर किसी और एसेट पर खर्च किया जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और जब ये इन्वेस्टमेंट एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी दूसरे देश में करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आज के टाइम पर एमएनसीज प्रोडक्शन को काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में इंटरलिंक्ड होता जा रहा है। अब देखते हैं कि एमएनसीज किसी भी कंट्री के लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ कैसे कनेक्टेड रहती हैं। सो एमएनसीज अलग अलग तरीकों से लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके। सेकेंड, लोकल कंपनीज से रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज को लेकर। थर्ड है लोकल कंपनीज से डायरेक्टली compete करना या उन्हें खरीद लेना। सो इन तीन तरीकों से एमएनसीज लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्शन बनाती हैं। बट अब बात ये आती है कि इस इंटरेक्शन की हेल्प से लोकल कंपनीज को क्या फायदा होता है। सो नंबर वन है ज्यादा इन्वेस्टमेंट। सो एमएनसीज न्यू मशीन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी में अपना पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, जिससे प्रोडक्शन और फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। सेकेंड है न्यू टेक्नोलॉजीज। एमएनसीज अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाती हैं जो लोकल कंपनीज के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। सो फॉरेन ट्रेड का मतलब समझ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब है देश के बाहर अपनी गुड्स या फिर अपनी सर्विसेज को सेल करना। इसका फायदा सिर्फ प्रोड्यूसर को नहीं बल्कि बायर्स को भी होता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स अपने डोमेस्टिक यानी कि अपने ही एरिया में लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि अपने गुड्स को अब वो ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। सेकेंड है बायर्स। बायर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम इंडिया में हो और एक मोबाइल बाय करना चाहते हो तो तुम्हारे पास इंडियन ब्रांड्स के साथ साथ ग्लोबल ब्रांड्स को भी खरीदने के ऑप्शंस होते हैं। ये सब फॉरेन ट्रेड और मार्केट इंटीग्रेशन की वजह से पॉसिबल है। सो इसे ही हम मार्केट इंटीग्रेशन कह रहे हैं, यानी कि जब अलग अलग देश अपने मार्केट्स को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसे मार्केट इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसमें वर्ल्ड वाइड गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दुनिया को और ज्यादा इंटरकनेक्टेड बनाता है। इसका मतलब सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और लोगों के मूवमेंट का भी एक्सचेंज होता है। ग्लोबलाइजेशन होने का सबसे बड़ा रीजन एमएनसीज होती हैं। ये कंपनीज अलग अलग देशों में प्रोडक्शन और सर्विसेज को सेटअप करती हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन होने के पीछे कौन कौन से बड़े रीजंस हैं। सो सबसे पहला रीजन है टेक्नोलॉजी, जिसे ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। सो इसमें पहला पॉइंट है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं उसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत फास्ट कर दिया है। आज के टाइम पर गुड्स और सर्विसेज बहुत दूर तक इजीली कम कॉस्ट में डिलीवर किए जा सकते हैं। सेकेंड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज हम एक सेकंड में किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो ईमेल्स, वीडियो कॉल्स या फिर लाइव ट्रैकिंग हो। ये सब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट आपके डोर स्टेप तक इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पहुंचाने में काम करती हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। सेकेंड है
लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन के लिए। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है ट्रेड बैरियर्स को कम करना या हटा देना, जिससे देश के अंदर और बाहर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना ईजी हो जाए। सो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स वो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो एक गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उस पर लगाती है। इसका एग्जांपल है इंपोर्ट टैक्स, जो किसी कंट्री के अंदर आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। इसी तरीके से लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट, जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को कम करती है तो फॉरेन कंपनीज आसानी से किसी देश में अपना बिजनेस कर सकती हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसको इंडिया ने अडॉप्ट किया, जिससे बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं और जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिली। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसका ग्लोबलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को लिबराइज करने में हेल्प करती है। यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसको बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलने देती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है WTO के बारे में कि WTO में टोटल 166 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। ये डेवलप कंट्रीज के लिए रूल्स बनाती हैं ताकि वो फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सके। इसका मेन एम ये है कि किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको इक्वल ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन पर कैसे पड़ता है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में। जैसे पहला है, फर्स्ट है, इट हैज प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉयड इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है ज्यादा चॉइसेस और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पहले लिमिटेड ऑप्शन होते थे, पर अब नए नए ब्रांड्स अवेलेबल हैं और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। नाउ सेकंड है, इट हैज रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इसके अलावा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों की इनकम बढ़ी है, नए जॉब्स क्रिएट हुई हैं और लोग अब अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। इसके अलावा IT सेक्टर की ग्रोथ भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया का IT सेक्टर ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है। आज हमारे इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन सबके लिए फेयर है या नहीं? क्या इसका फायदा सिर्फ अमीर देशों को या फिर बड़े बिजनेसमैन को मिल रहा है? इन्हीं सब चीजों को हम इस पार्ट में समझने वाले हैं, जिसे हम फेयर ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ऐसा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम जो सबको इक्वल राइट्स दे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे और बेनिफिट्स को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करे। ना सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशन को बल्कि छोटी इंडस्ट्रीज को और वर्कर्स को भी इसमें शामिल करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब सरकार एक एक्टिव रोल प्ले करेगी। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, यानी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग फेयर ग्लोबलाइजेशन। पहला है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर कर सकती है कि वर्कर्स को उनके राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं या फिर नहीं, और सेफ वर्किंग कंडीशन। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए। सेकंड है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना। अगर छोटी इंडस्ट्रीज और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिलेगा तो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकते हैं और बड़े बिजनेस के मोनोपोली से बच सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार या फिर जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल हेल्प और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है स्मॉल बिजनेसेस को और बड़ा बनाने में। थर्ड है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाना। कभी कभी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है ताकि अनफेयर कंपटीशन ना हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जरूरी हो तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ताकि लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अनफेयर कंपटीशन से बचाया जा सके। फोर्थ है WTO में फेयरर रूल्स के लिए नेगोशिएशन। यानी कि WTO के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बेटर ट्रेड पॉलिसीज बना सकती है। नेक्स्ट है कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अलायंस बनाना। अगर डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाए तो वो डेवलपिंग नेशंस की डोमिनेशन को चैलेंज कर सकती हैं और फेयर रूल्स की डिमांड कर सकती हैं। अगर हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन चाहिए, यानी कि सभी के लिए इक्वल ग्लोबलाइजेशन चाहिए, तो सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं बल्कि वर्कर्स और स्मॉल बिजनेस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये तभी होगा जब गवर्नमेंट इसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी। ये था कंप्लीट रैपिड रिवीजन। आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।